हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसकी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। इसमें हम प्रश्न नंबर 10 तक कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे आगे के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 11 है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जो वियोजन अभिक्रिया है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, एक तो ये हमें बताना है। दूसरा, इन दोनों क्रिया के एक एक समीकरण हमें लिखने हैं। तो देखिए, इसका ये आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन जो अभिक्रिया है वो बिल्कुल इसकी उल्टी है। उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में तो क्या हो रहा है, एक अभिकारक है वो टूट रहा है और एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बना रहा है, जबकि संयोजन क्रिया यानी जुड़ना, इसमें इसका उल्टा है। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं। तो इसके आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने समीकरण लिख रखा है। ये वियोजन अभिक्रिया का समीकरण है। इसमें मैंने लिया 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड लिया। ये सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो टूटता है, इसका वियोजन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिकारक कितना है, एक अभिकारक है, और ये टूटकर सिल्वर बना रहा है और क्लोरीन बना रहा है, यानी एक अभिकारक से हमारे दो उत्पाद बन रहे हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर दो हमारे अभिकारक हैं, दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और एक हमारा उत्पाद बन रहा है। तो वियोजन में एक अभिकारक था, दो उत्पाद बन रहे थे, दो या दो से अधिक बनते हैं। जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, एक उत्पाद बनता है। तो इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 12 है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। हमें वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखने हैं। पहले तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया लिखनी है जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रदान की जा रही है, दूसरा जिसमें प्रकाश के रूप में, और तीसरा जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जा रही है। तो देखिए, इसका ये उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है। ये हमने लिया पहले CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, इसको ऊष्मा के रूप में यहाँ पर ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जिससे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO में, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये तो ऊष्मा की क्रिया हुई, अभी वियोजन क्रिया। दूसरी देखिए, हमने लिया 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। इसमें हम जो ऊर्जा दे रहे हैं वो सूर्य के प्रकाश के रूप में दे रहे हैं, यानी AgCl पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिससे ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में और क्लोरीन में टूट रहा है। तो ये सूर्य के प्रकाश की वियोजन क्रिया हुई। तीसरा, विद्युत धारा वाली क्रिया। इसमें हमने जल लिया 2H2O, इसमें हमने विद्युत धारा इसको प्रदान की यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की, जिससे ये हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में जल टूट गया। तो ये भी वियोजन क्रिया है, इसमें ऊर्जा विद्युत धारा के रूप में हम प्रदान कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, पहली ऊष्मा की अभिक्रिया, दूसरी सूर्य के प्रकाश की, तीसरी विद्युत धारा की। इसमें प्रश्न नंबर 13 है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर हमें बताना है, साथ ही साथ विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक एक समीकरण भी लिखनी है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले मैंने लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसा कि आपको पता है, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो क्या है, इसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा और उसकी जगह पर आकर जुड़ जाएगा। देखिए, उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ आएगा। जिंक है हमारे पास Zn,
इसकी हमने अभिक्रिया कराई 2AgNO3 के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो इसमें होता क्या है, जो जिंक होता है वो सिल्वर से यानी Ag से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ऐसा समझिए जो जिंक है वो सिल्वर से ज़्यादा ताकतवर है। तो जिंक क्या करेगा, इस सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से हटाएगा और यहाँ से हटाकर नाइट्रेट के साथ अपने आप जाकर जुड़ जाएगा। यानी जिंक क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, यहाँ से इसको दूर भगा देगा, हटा देगा और नाइट्रेट के साथ अपने आप जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, जिंक ने Ag को हटाया और Ag की जगह ले ली, तो जिंक नाइट्रेट से जाकर जुड़ गया। ये देखिए ZnNO3 का होल ट्वाइस, यानी जिंक नाइट्रेट इसने बना दिया और Ag तो यहाँ से इसने हटा दिया, तो Ag अलग निकल गया। यहाँ पर जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। दूसरी तरफ ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया देखिए। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो इससे हमें क्या समझ आया, जो द्वि विस्थापन अभिक्रिया हैं उनमें हम जो दो अभिकारक ले रहे हैं, इन दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और इस आदान प्रदान से नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक उत्पाद बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका उदाहरण भी लिख रखा है, 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका दूसरा हमने अभिकारक लिया BaI2 बेरियम आयोडाइड, जिससे हमारे उत्पाद बने पोटेशियम आयोडाइड Ki और BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड एक यौगिक है अभिकारक, दूसरा अभिकारक है बेरियम आयोडाइड, ये भी एक यौगिक है। तो इन दोनों यौगिकों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। जो पोटेशियम ब्रोमाइड है वो पोटेशियम इसको दे देगा और जो ब्रोमाइड है वो बेरियम आयोडाइड है वो बेरियम इस यौगिक को दे देगा। यानी इन दोनों अभिकारकों के बीच क्या हो रहा है, पोटेशियम और बेरियम का आदान प्रदान हो रहा है। इस यौगिक से पोटेशियम इसमें जा रहा है और इस यौगिक से बेरियम इसमें जा रहा है। अब देखिए पोटेशियम इधर चला गया, आयोडीन के साथ जाकर जुड़ गया, तो क्या बना 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, और इधर से बेरियम ब्रोमाइड के साथ जाकर जुड़ गया ब्रोमीन के साथ, तो क्या बना बेरियम ब्रोमाइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये इसे और ये इसे आदान प्रदान चल रहा है जी, और इसी आदान प्रदान के कारण हमारे दो नए यौगिक बन रहे हैं। तो ये कहलाती है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 14 है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। आपको पता है जब आपको सिल्वर का शोधन करना पड़ता है, यानी सिल्वर को उसके यौगिक से बाहर निकालना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है, इस विलयन से आपको सिल्वर प्राप्त करनी है। आपको क्या दिया गया, एक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन दिया गया। आपको कहा गया कि इस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से आपको सिल्वर बाहर निकालनी है। तो इसको बाहर निकालने के लिए आप कॉपर धातु का प्रयोग करते हैं, और आपको पता है जो कॉपर होती है वो सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो कॉपर क्या करती है, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो ये जो विस्थापन हो रहा है इसके लिए हमें अभिक्रिया लिखनी है। तो अभिक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभिक्रिया इसकी लिख रखी है। मैं क्या करूँगा, सिल्वर नाइट्रेट लूँगा 2AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है, और इसकी अभिक्रिया कराऊंगा कॉपर के साथ। आपको पता है जो कॉपर होता है वो Ag से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, इसकी जगह पर आकर जुड़ जाएगा। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करेगा और नाइट्रेट के साथ यौगिक बना लेगा। तो हमारा बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। अब कॉपर ने Ag को तो विस्थापित कर दिया, Ag हमारा बाहर निकल जाएगा, और हमें यही तो करना था, जो सिल्वर थी उसका शोधन करना था, उसको इस सिल्वर नाइट्रेट से बाहर निकालना था। तो ये इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी अभिक्रिया है, Cu + 2AgNO3, तो उत्पाद बनेंगे CuNO3 का होल ट्वाइस और 2Ag। ये अभिक्रिया आपको लिख देनी है, यही उसका आंसर है। प्रश्न नंबर 15,
अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। हमें अवक्षेपण अभिक्रिया बतानी है क्या होती है और उसका एक उदाहरण भी लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर है जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय, अविलेय कहते हैं जो किसी में नहीं घुलता, इनसोल्यूबल होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, उस अभिक्रिया से अविलेय अवक्षेप बन रहा है, तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ये अभिक्रिया देखिए, इसमें इस अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट है BaSO4 वो सफ़ेद अविलेय अवक्षेप के रूप में बनता है। इसलिए जो नीचे मैंने अभिक्रिया लिख रखी है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड लेते हैं BaCl2, इसकी अभिक्रिया कराते हैं K2SO4 के साथ जिसको पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं वो बेरियम सल्फेट BaSO4 और 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में जो हमारा ये बेरियम सल्फेट बना ये अविलेय अवक्षेप के रूप में बनता है, यानी ये जो उत्पाद बन रहा है ये इनसोल्यूबल होता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई बीकर लिया, इसमें जो बेरियम सल्फेट है, मान लीजिए ये हमारा जो उत्पाद है वो बना, ये हमारा विलयन बना, तो इस विलयन में क्या होगा, जो बेरियम सल्फेट है वो नीचे बैठ जाएगा, जो हमने ये बीकर लिया इसकी तली पर बैठ जाएगा। तो ये क्या होता है, जो ये हमारा उत्पाद तली पर बैठ जाता है ये होता है अविलेय अवक्षेप। क्योंकि ये इस विलयन में घुलता नहीं बल्कि नीचे तली में बैठ जाता है, तो इसको कहते हैं हम अविलेय अवक्षेप। और यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट है वो अविलेय अवक्षेप के रूप में ही बनता है। ये आपको अभिक्रिया याद रखनी है, ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। हमें 2 पद दिए गए हैं, इनमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है या ह्रास हो रहा है ये हमें बताना है, और 2 उदाहरण भी देने हैं। उपचयन, उपचयन आपको पता है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन आकर जुड़ती है यानी ऑक्सीजन का योग होता है, जबकि अपचयन इसका उल्टा है, अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखी है उपचयन, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन आकर जुड़ती है। उदाहरण, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, उत्पाद बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से पहले एरो खींचना है इसको समझने के लिए। कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और कार्बन से CO2 कब बनेगी, जब इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, यानी इस कार्बन में ये ऑक्सीजन जुड़ रही है तब जाकर ये बन रहा है। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसी तरीके से 2Cu प्लस O2 2CO, इस तरीके से मैं अगर एरो खींचूँ, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कब बनेगा, जब इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है तब जाकर ये बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में कॉपर का उपचयन हो रहा है, यहाँ कार्बन तथा कॉपर का उपचयन हुआ है। अब इसका अपचयन भी देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन क्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। उदाहरण से समझ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 थे, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 है। ऐसा कब होगा, जब CO2 से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो इस CO2 से एक ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है क्योंकि CO2 से एक ऑक्सीजन बाहर निकली है। इसी तरीके से दूसरा, CO प्लस H2 ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा इसको हम देंगे, क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और H2O बनेगा। ऐसे में एरो खींचूं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसके पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंपल कॉपर है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर कब बनेगा, जब इससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है।
अब है प्रश्न नंबर 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इसमें क्या दिया गया है, एक हमें भूरे रंग का चमकदार तत्व दिया गया है जिसको X कहा गया है। इस चमकदार तत्व को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये चमकदार तत्व क्या हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व X का हमें नाम बताना है और उस काले रंग के यौगिक का नाम भी हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमने भूरे रंग का चमकदार तत्व लिया था X, वो होता है कॉपर। जो कॉपर आपने देखा होगा वो कैसा होता है, भूरे रंग का होता है और चमकदार होता है। तो X तो हमें पता लग गया कैसा है, चमकदार तत्व, वो कॉपर है, Cu है। और उस काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है। उस काले रंग के यौगिक का नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। यानी जब इस कॉपर को हम क्या करेंगे, वायु में गर्म करेंगे तो जो काले रंग का तत्व यौगिक बनेगा वो कॉपर ऑक्साइड होगा, Cu होगा। तो देखिए इसमें अभिक्रिया कैसी होगी, हम कॉपर लेंगे 2Cu, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो हमारा 2CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो जो कॉपर होता है वो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जो कॉपर ऑक्साइड बनता है वो काले रंग का यौगिक होता है। तो हमें पता लग गया X क्या है यहाँ पर, कॉपर, और तत्व क्या है, काले रंग का जो यौगिक है वो है कॉपर ऑक्साइड, CuO। ये अभिक्रिया इसमें होगी। प्रश्न नंबर 18। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। हमें बताना है जो लोहे की वस्तुएं हैं वो हम पेंट क्यों करते हैं। तो सिंपल है, लोहे की वस्तुओं को हम जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिख रखा है, संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। संक्षारण के कारण क्या होता है, जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं उनका क्षय होता रहता है, वो डैमेज होती रहती हैं। उसे इस होने वाले क्षय से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। तो इसलिए जो लोहे की बनी वस्तुएं होती हैं उनको संक्षारण से बचाने के लिए, उन पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उन पर पेंट किया जाता है। अब आपको पता है, मान लीजिए ये मैंने कोई लोहे की वस्तु ली, सपोज करिए ये मैंने क्या लिया, लोहा लिया। तो इस लोहे पर संक्षारण कब होगा, तो आपको पता है संक्षारण के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। एक तो वहाँ पर आर्द्रता होनी चाहिए, यानी पानी मौजूद होना चाहिए या फिर नमी होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पर ऑक्सीजन होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए। तो जो लोहा होता है वो क्या करता है, वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो नमी होती है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। और जब लोहा नमी के साथ अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसका संक्षारण होने लगता है। और जब इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है तो इस लोहे का क्षय होने लगता है, ये लोहा डैमेज होने लगता है। तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए, क्षय होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस लोहे पर ऊपर ऊपर पेंट कर देते हैं। मान लीजिए ये लोहे पर हमने ऊपर ऊपर पेंट कर दिया। अब पेंट का काम क्या होता है, जो पेंट होता है वो क्या करेगा, वो इस लोहे पर ना तो अंदर नमी जाने देगा और ना ही जो पेंट के अंदर जो लोहा है उस तक वायु पहुंचने देगा। ना तो O2 पहुंचेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो पेंट पर लगेगी, वो पेंट के अंदर जो लोहा है उस तक नहीं पहुंचेगी। और जो जल है हमारा, नमी है, ना ही वो अंदर लोहे तक पहुंचेगी। अब ना तो पेंट के कारण लोहे तक ऑक्सीजन पहुंच रही, वायु पहुंच रही, ना ही जल पहुंच रहा। तो ये क्या करेंगे, लोहा इनके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और उस पर जंग नहीं लगेगा। तो पेंट होने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता। पेंट होने के कारण लोहे और वायु और जो जल होता है, नमी होती है, उसका संपर्क नहीं हो पाता और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती हैं। अब प्रश्न नंबर 19 है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई चिप्स का पैकेट होता है, आप जैसे ही चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उसके अंदर से एक हवा निकलती है, एक गैस निकलती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन।
अब बात उठती है चिप्स के अंदर नाइट्रोजन भरा क्यों जाता है। इंपॉर्टेंट तो ये है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर ये है, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जो तेलीय पदार्थ होते हैं, वो क्या करेंगे, वायु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो क्रिया करते हैं और इस क्रिया के कारण तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी वो सड़ जाते हैं या फिर कहें वो बदबूदार हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। जबकि जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, वो सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाती। इसलिए जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है, उनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तो पता लग गया। ये हमारा मान लीजिए कोई चिप्स का पैकेट है, इसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, N2 भरी जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो ये चिप्स होते हैं इनमें तेल और वसा होता है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होती हैं। अगर हम इसमें नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो ये तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उनके साथ क्रिया कर लेते हैं और विकृत गंधी हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उनसे ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह पर नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। नाइट्रोजन क्या करेगी, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। जब नाइट्रोजन तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं तो वो जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो विकृत गंधी भी नहीं होते। तो इनका मेन कारण क्या है? मेन कारण है वसायुक्त खाद्य पदार्थ को जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं उससे बचाना और विकृत गंधिता से बचाना। प्रश्न नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला संक्षारण, दूसरा विकृत गंधिता। अब पहले देखिए संक्षारण मैंने आपको बता चुका हूं। जब भी कोई धातु आर्द्रता यानी नमी और जल के संपर्क में आती है, नमी और वायु के संपर्क में आती है, तो वो क्या करती है, वो धातु नमी और वायु या फिर अम्ल के साथ क्रिया करके उस धातु के ऊपर की जो परत है वो कमजोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो हमें क्या समझ आया? जब भी कोई धातु आर्द्रता यानी नमी, अम्ल और वायु के संपर्क में आएगी तो वो धातु क्या करेगी, नमी और जो वायु है उसके साथ क्रिया करेगी और उस क्रिया के कारण उस धातु की जो ऊपरी परत है वो कमजोर हो जाती है, उसका क्षय होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो भी संक्षारण होता है। चांदी के ऊपर की जो परत है वो काली हो जाती है, ये भी संक्षारण के कारण ही होता है। जो तांबा है उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ये भी संक्षारण ही होता है। संक्षारण कैसे होता है ये ऊपर जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। अब है विकृत गंधिता। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ जिनमें तेल और वसा होता है, तो ऐसे पदार्थ क्या करते हैं, वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित है ऐसे खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और इस क्रिया के कारण जो तेल और वसायुक्त पदार्थ हैं वो विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी उनको वो बदबूदार हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और विकृत गंधी हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण है, जैसे चिप्स का मैंने उदाहरण बताया। चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है और नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस होती है जिसे विकृत गंधिता को रोकने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है, जो चिप्स की थैली होती है उसमें ऑक्सीजन को तो हटा दिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। ऑक्सीजन तो चिप्स के साथ क्रिया कर सकती है, लेकिन नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है, वो चिप्स के साथ आसानी से
आसानी से क्रिया नहीं करती, बल्कि उसको क्रिया करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत धीरे धीरे क्रिया करती है। इसलिए उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है। और नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? चिप्स को विकृत गंधिता से बचाने के लिए। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, अगर आपको इस जो ये PDF है, ये प्रश्न उत्तर की अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और ये PDF खुल जाएगी और उस लिंक से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं।